स्नैपशॉट जो 11th की है उसका जो दूसरा लेसन है एड्रेस। एड्रेस ADDRESS जिसे लिखा है मार्गा मिन्को ने, MARGA मार्गा मिन्को MINCO। मार्गा मिन्को ने लिखा है जिनका जन्म 31 मार्च को 1920 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका पूरा परिवार अलग हो गया, बिछुड़ गया। वो वहाँ से भाग निकली और पहली बुक जब उन्होंने 1957 में प्रकाशित की तो उसमें उसका दर्द छलका। उन्होंने उनको उनके कार्य के लिए कई बार इनाम भी दिया गया और उन्होंने एक गरीब पोएट से शादी की जिसका नाम था बर्ट वोएटन, BERT बर्ट वोएटन, VOETEN, बर्ट वोएटन, VOETEN, बर्ट वोएटन। इस एड्रेस में बहुत ही टचिंग स्टोरी है साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट के कारण। इसमें एक युवा माइंड का जो एक्सप्लोर है, विकास है, अपने वार के टाइम में कैसा कैसा उसका दिमाग चलता है युद्ध के समय में, वो बताया गया है। नरेटर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान उसमें भाग लेता है जब वो हॉलैंड वाज फाइटिंग फॉर लिबरेशन भाग लेता है और हॉलैंड जो है वो उदारवाद के लिए लड़ रहा था। उसकी केवल अकेली मम्मी थी घर पर और कैसे युद्ध छोड़ा गया उसके लिए, युद्ध कैसे उसके ऊपर घाव छोड़ गया, स्केयर्स, SCAR, स्केयर्स उसके छोटे से माइंड पर, ये इस लेसन में दिखाया गया है। पहली मीनिंग है ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS। ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है वस्तुएं यानी थिंग्स। रिसॉल्व, अगली मीनिंग है रिसॉल्व, RESOLVE। रिसॉल्व मीन्स होता है दृढ़ निश्चय कर लेती है यानी डिसाइड्स फर्मली। अगला है सर्चिंगली, SEARCHINGLY। सर्चिंगली माने होता है खोजी तरीके से यानी प्रोबिंगली, PROBINGLY, प्रोबिंगली। अगला है चिंक, CHINK। चिंक मीन्स होता है दरार यानी नैरो ओपनिंग। अगला है प्रीवेंट, PREVENT। प्रीवेंट माने होता है रोकना यानी स्टॉप। अगला है एब्सोल्युटली, ABSOLUTELY। एब्सोल्युटली माने होता है पूर्ण रूप से यानी टोटली। अगला है रिकॉग्निशन, RECOGNITION। रिकॉग्निशन माने होता है पहचानना यानी आइडेंटिफिकेशन। IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना। अगला है फ्लीटिंगली, FLEETINGLY। फ्लीटिंगली मीन्स होता है शीघ्रता से यानी स्विफ्टली। फ्लेंटली मतलब फ्लीटिंगली माने होता है शीघ्रता से, स्विफ्टली से। अगला है हिड, HID। हिड माने होता है छिपा लिया यानी कैंसिल्ड, CONCEALED, कैंसिल्ड, छिपा लिया। अगला है मस्टली, MUSTLY। मस्टली मीन्स होता है दुर्गंधपूर्ण यानी मस्टली माने होता है दुर्गंधपूर्ण यानी मोल्डी, MOULDY, मोल्डी। अगला है इमर्जेड, EMERGED। इमर्जेड माने होता है बाहर निकली यानी केम आउट, बाहर निकली मतलब केम आउट। अगला है नोडेड, NODDED। नोडेड माने होता है सिर हिलाया यानी सूक हर हेड। नोडेड माने होता है सिर हिलाया यानी सूक हर हेड। अगला है काउजली, CAUTIOUSLY। काउजली मीन्स होता है सावधानी पूर्वक यानी केयरफुल्ली। अगला है BAY। बे माने होता है खाड़ी, रेसेस इन सी। एक समुद्र में रेसेस होती है, RECESS, रेसेस इन सी, उसे बे बोलते हैं, खाड़ी। अगला है जैम्ब, JAMB। जैम्ब मीन्स होता है दरवाजे का पाखा। एक डोर की जो साइड पीस होती है उसको जैम्ब बोलते हैं, दरवाजे का पाखा। अगला है इमीडिएटली, IMMEDIATELY। इमीडिएटली माने होता है तुरंत।
अगला है अप्रेंटली, APPARENTLY। अप्रेंटली मीन्स होता है बाह्य रूप से, क्लियरली। अगला है रिन्यूड, RENEWED। रिन्यूड मीन्स होता है फिर से नया, यानी रिवाइव्ड। अगला है NTQ, ANTIQUE। NTQ माने होता है बहुमूल्य, यानी ओल्ड एंड प्रेसियस, ओल्ड एंड प्रेसियस, NTQ। अगला है वेसेस, VASES। वेसेस मीन्स होता है फूलदान, VASES। वेसेस माने फूलदान, यानी अर्न्स, URNS। अर्न्स माने फूलदान। अगला है कॉन्विंस्ड, CONVINCED। कॉन्विंस्ड माने होता है सहमत, यानी एग्रीड टू वंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगला है फेमिलियर, फेमिलियर मीन्स होता है परिचित, यानी वेल नोन। अपसेट, अगली मीनिंग है अपसेट। अपसेट मीन्स होता है दुखी करना, यानी मेक अनहैप्पी। अगला है साइट, SIGHT। साइट माने होता है दृश्य, यानी व्यू। अगला है बैककोन्ड, BECKONED। बैककोन्ड मीन्स होता है इशारा करके बुलाया, यानी टू समवन, बैककोन्ड। अगला है इनिशियली, ENITIALLY। इनिशियली मीन्स होता है एट द बिगिनिंग, यानी प्रारंभ में, BEGINNING। एट द बिगिनिंग माने इनिशियली माने प्रारंभ से। अगला स्टफ, STUFF। स्टफ मीन्स होता है वस्तुएं, STUFF। स्टफ मीन्स वस्तुएं, यानी ऑब्जेक्ट्स। अगला है पेवटर प्लेट, PEWTER। पेवटर प्लेट मीन्स होता है कांसे की प्लेट, एन एलॉय ऑफ टिन एंड लीड, कांसे की प्लेट। अगला है इंटेंटली, INTENTLY। इंटेंटली मीन्स होता है उत्सुकता पूर्वक, यानी इंटेंटली मीन्स उत्सुकता पूर्वक, यानी अर्नेस्टली। अगला है जिंगलिंग, JINGLING। जिंगलिंग मीन्स होता है टनटनाहट, जिंगलिंग मीन्स टनटनाहट, यानी टिंकलिंग साउंड, TINKLING। टिंकलिंग साउंड, यानी टनटनाहट। अगला है मगी, MUGGY। मगी मीन्स होता है नमी, ऑफ डैम्पनेस, DAMPNESS। मगी मीन्स डैम्पनेस, नमी। अगली मीनिंग है ग्लांसिंग, GLANCING। ग्लांसिंग मीन्स होता है देखते हुए, यानी वाचिंग। अगला है हॉरिफाइड, HORRIFIED। हॉरिफाइड माने भयभीत, यानी फ्राइटनेड। हॉरिफाइड मीन्स भयभीत। तो इस तरीके से ये मीनिंग हुई। अब लेसन देख लेते हैं। पहला पैसेज है, लिखा है, क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? मैंने पूछा। क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? मैंने पूछा। महिला ने मेरी ओर ध्यानपूर्वक देखा। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल रखा था। मैं और निकट चली गई तथा सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मैं मिसेज सा की बेटी हूँ। वह महिला दरवाजे को इस प्रकार पकड़े खड़ी थी मानो वह उसे और अधिक खुलने देना नहीं चाहती थी। उसके चेहरे पर मुझे पहचान पाने का कोई चिन्ह नहीं दिखा। वह मुँह खड़ी मेरी ओर एकटक देखती रही। शायद मुझसे गलती हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद यह महिला कोई अन्य हो। मैंने उसे केवल एक बार ही देखा था, वह भी उड़ती नज़र से, और वह भी अनेक वर्ष पूर्व। नितांत संभव था कि मैंने गलत घर की घंटी दबा दी हो। महिला एक ओर हट गई तथा दरवाज़ा छोड़ दिया। उसने मेरी माँ का हरा बुना हुआ कार्डिगन पहन रखा था। लकड़ी के बटन धुल धुल कर पीले पड़ गए थे। उसने देखा कि मैं कार्डिगन पर दृष्टि गड़ाए हूँ। वह दरवाजे के पीछे आधी छिप गई, पर अब मैं जान गई थी कि मैं सही पते पर आई थी। आप मेरी माँ को जानती थीं? मैंने पूछा। तो क्या तुम वापस आ गई? महिला ने पूछा। मैं तो सोचती थी कि कोई भी वापस अब तक नहीं आया है, केवल मैं ही लौट आई हूँ। महिला के पीछे गलियारे में एक दरवाज़ा खुला तथा बंद भी हो गया। उसमें से सीलन युक्त गंध निकली। मुझे खेद है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। इस समय तो मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, महिला बोली।
मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, फिर किसी दिन आना। उसने सिर हिलाया तथा सावधानीपूर्वक दरवाज़ा बंद कर लिया, मानो घर के किसी भी अन्य व्यक्ति को विघ्न न पड़े। मैं खड़ी रही सीढ़ी पर, खिड़की के सामने टंगा पर्दा हिला। किसी ने मुझे देखा तथा फिर वह पूछ सकती थी कि आप क्या चाहती हैं। ओह, कुछ भी नहीं, महिला ने उत्तर दे दिया। कोई बात नहीं। मैंने पुनः नाम पट्टिका देखी। डॉर्लिंग, डॉर्लिंग, DORLING, डॉर्लिंग सफ़ेद पट्टिका पर काले अक्षरों में लिखा था और दरवाजे के बाजू या पाखा पर कुछ ऊंचाई पर नंबर लिखा था 46। जब मैं मंद कदमों से स्टेशन को लौटी, मुझे अपनी माँ की याद आई, जिसने मुझे वर्षों पूर्व वह पता दिया था। यह बात है युद्ध के पूर्वार्ध की। मैं कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी और मुझे तुरंत लगा कि कई चीज़ें गायब हैं। मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी जल्दी यह बात नोट कर ली। फिर उसने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया। मैंने पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना था। स्पष्ट था कि मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी डॉर्लिंग, जिससे वह भी अनेक वर्षों से नहीं मिली थी। वह अचानक ही आ गई थी तथा उसने पुराने संपर्क को नया कर लिया। उसके बाद से वह नियमित रूप से आती रही थी। वह जब भी आती हैं, हर बार अपने साथ कोई न कोई चीज़ें ले जाती हैं, मेरी माँ ने बताया। वह एक बार में मेज के चांदी के बर्तन, छुरी, कांटे आदि ले गईं और फिर वो प्राचीन काल की प्लेटें ले गईं जो यहाँ टंगी थीं। उसे बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में बहुत कठिनाई आई और मुझे चिंता सता रही थी कि क्राकरी को ढोते ढोते उसकी कमर में ऐंठन या अकड़न न आ गई हो। मेरी माँ ने सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। मैं तो उसे ऐसा कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। उसने स्वयं ही इस बात का सुझाव दिया। उसने हठ किया। वह मेरी सभी अच्छी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी। यदि हम ये चीज़ें यहीं छोड़ देते तो सब कुछ खो देंगे, वह कहती थी। क्या तुम उसकी बात से सहमत हो गई थी कि वह हर चीज़ रख ले? मैंने पूछा। क्या यह पूछने की कोई ज़रूरत थी? मेरी माँ चीख कर बोली। ऐसा पूछना तो उसका अपमान करना होता। और सोचो तो वह कितना खतरा उठा रही है। हर बार जब वह दरवाजे से बाहर सूटकेस अथवा बैग लेकर निकलती है, वह खतरा उठाती है। मेरी माँ ने जैसे देख लिया था कि मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूँ। उसने मेरी ओर धिक्कारते हुए देखा तथा उसके पश्चात उस बारे में उसने कोई बात नहीं की। मेरी माँ ने उसके बाद कोई बात नहीं की। ये सोचते सोचते इसी बीच मैं स्टेशन पहुंच गई। रास्ते में मैंने किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं युद्ध के छिड़ने के बाद उन परिचित स्थानों पर पहली बार चल रही थी, पर मैं आवश्यकता से अधिक दूरी तय करने के मूड में नहीं थी। मैं उन सड़कों तथा घरों को देखकर अपने को दुखी नहीं करना चाहती थी। इन स्थानों से मेरी यादें जुड़ी थीं। वापस गाड़ी में मैंने मिसेज डॉर्लिंग की वही शक्ल देखी जैसी मैंने पहली बार मिलने पर देखी थी। जिस दिन मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था, उसके बाद वह दिन था। मैं जरा देर से सोकर उठी थी तथा सीढ़ियों से नीचे आने पर मैंने पाया कि माँ किसी महिला को छोड़ने बाहर गई हैं। वह महिला चौड़ी पीठ या कमर वाली थी। वह रही मेरी बेटी, माँ ने बताया। उसने मुझे इशारे से बुलाया। महिला ने सर हिलाया, सूटकेस कोट रैक के नीचे उठाया। वह एक भूरे रंग का कोट तथा आकृतिहीन हैट पहने थी। क्या वह बहुत दूर रहती है? मैंने पूछा। जब मैंने महिला को भारी केस के साथ कठिनाई पूर्वक घर से बाहर निकलते देखा, तब माँ ने बताया, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46। या याद रखना, मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी गली, 46 नंबर। मैंने वह नंबर याद रखा था, पर मैंने वहाँ जाने के लिए लंबी प्रतीक्षा की। आज़ादी के बाद प्रारंभिक दिनों में मेरी उन संग्रहित चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी और स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे डर भी लगता था। मुझे उन चीज़ों से सामना करने में डर लग रहा था जिनका संबंध उन लोगों से था जो अब दुनिया में नहीं थे। उन चीज़ों को अलमारियों में तथा डिब्बों में छिपाकर रख दिया गया था और वे व्यर्थ की प्रतीक्षा कर रही थी
कि कोई उन्हें यथास्थान पुनः सजा देगा, और जो मात्र इस कारण ही ठीक ठाक बनी रहीं क्योंकि वे निर्जीव वस्तुएं थीं। वह धीरे धीरे सब कुछ पुनः सामान्य हो गया। डबल रोटी फिर से हल्के रंग की मिलने लगी। आप बिना किसी खतरे के बिस्तर पर सो सकते थे। एक कमरा जिसके बाहर आपको रोज देखने की आदत पड़ गई थी। और एक दिन मुझे लगा कि मेरा मन अपनी उन सभी वस्तुओं के लिए लालायित हो गया जिन्हें उस घर में होना चाहिए था। मैं उन्हें देखना चाहती थी, उन्हें छूना तथा याद करना चाहती थी। मिसेज डॉर्लिंग के घर पर मेरी पहली कोशिश तो निष्फल रही थी। उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश करने का निर्णय किया। इस बार एक 15 वर्षीय लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, क्या माँ घर पर हैं? नहीं, वह बोली, मेरी माँ तो किसी काम से गई हुई हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूँगी। मैं लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल दी। एक पुराने ढंग का समाधान दर्पण के बगल में लटका था। हमने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह एकल समाधान से कहीं अधिक भारी भरकम था। क्या आप बैठेंगी नहीं? लड़की ने पूछा। उसने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर उससे आगे बढ़ गई। मैं ठहर गई, भयभीत हो गई। मैं ऐसे कमरे में थी जिससे मैं परिचित थी तथा जिसकी जानकारी मुझे न थी। मैंने स्वयं को उन वस्तुओं के बीच पाया जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, पर इस विचित्र माहौल में उन्हें देखकर मैं व्यथित हो गई। अथवा मैं इस बात से दुखी हुई कि वो अव्यवस्थित तरीके से रखी थी। फर्नीचर गंदा था, कमरे में उमसदार गंध आ रही थी। मैं ठीक से तो नहीं जानती, पर मेरा साहस नहीं हो रहा था कि कमरे के चारों ओर दृष्टि दौड़ाऊं। उस लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई। मैं बैठ गई और मैंने ऊनी मेज पोस्ट पर दृष्टि डाली। मैंने उसे रगड़ा। मेरी अंगुलियां उसे रगड़ने के कारण गर्म हो गईं। मैंने उस पर बने नमूने की लकीरों पर नज़र दौड़ाई। उसके किनारे पर कहीं जलने का एक छेद या दाग होना चाहिए, जिसे कभी भी भरा नहीं गया था। मेरी माँ शीघ्र ही आ जाएगी, लड़की बोली। मैंने पहले ही उनके लिए चाय बना दी है, आप चाय लेंगी ना? मैंने कहा, धन्यवाद। मैंने दृष्टि ऊपर उठाई। लड़की ने चाय के प्याले मेज पर रख दिए थे। उसकी पीठ भी चौड़ी थी जैसी उसकी माँ की थी। उसने चाय एक सफ़ेद केतली से प्यालों में उड़ेली। उसने एक डिब्बा खोला तथा कुछ चम्मच बाहर निकाले। यह डिब्बा तो बहुत अच्छा है, मैंने स्वयं अपनी आवाज़ सुनी। आवाज़ विचित्र थी, मानो इस कमरे में हर आवाज़ भिन्न थी। ओह, तो आपको इनके बारे में जानकारी है? वह मुड़कर मेरी चाय ले आई और वह हंस दी। मेरी माँ कहती है कि ये प्राचीन कला वस्तुएं हैं। हमारे पास ऐसी तमाम वस्तुएं हैं। उसने कमरे में चारों ओर इशारा किया। स्वयं देख लीजिए। मुझे उसके हाथ के इशारों का अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं थी। जिन चीज़ों को वह दिखाना चाहती थी मैं उन्हें जानती थी। मैंने चाय की मेज के ऊपर टंगे चित्र को देखा। जब मैं बच्ची थी तो मैं सदा ही जस्ते की प्लेट पर रखे सेब को खाने की कल्पना किया करती थी। हम इसका उपयोग हर चीज़ रखने के लिए करते हैं, उसने बताया। एक बार तो हमने दीवार पर लटकी प्लेटों पर खाना भी खाया था। मुझे इसकी उत्कृष्टता इच्छा थी, पर मुझे तो कोई विशेषता नहीं दिखी। मैंने मेज पोस्ट पर बना जलने का चिन्ह खोज लिया था। लड़की ने मेरी ओर खोजक दृष्टि से देखा। मैंने कहा, हाँ, घर की इन सभी प्यारी वस्तुओं को तुम इतनी छूती रहती हो कि तुम इन्हें शायद ही और अधिक देख पाओगी। तुम केवल तभी ध्यान देती हो जब कोई वस्तु खो जाती है, जैसे कि इसके कारण है, इसे मरम्मत करवानी है या तुमने उसे उधार दिया है। पुनः मुझे अपनी ही आवाज़ का अस्वाभाविक स्वर सुनाई दिया और मैं बोली, मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला था कि क्या मैं चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में मदद करूँगी। यह बात बहुत पुराने समय की है और मैं शायद उस दिन घर पर बैठी बोर हो रही थी, अथवा शायद अस्वस्थ होने के कारण मुझे घर पर रुकना पड़ा था, क्योंकि उसने मुझे पहले कभी ऐसे काम करने को नहीं कहा था। मैंने उनसे पूछा कि चांदी से आपका क्या तात्पर्य है, और उसने उत्तर दिया था आश्चर्यपूर्वक, चम्मच, कांटे, चाकू आदि। और यह मेरे लिए नई बात थी। मैं नहीं जानती थी कि चाकू, चम्मच आदि जिनसे हम प्रतिदिन अपना भोजन करते थे वो चांदी के थे। लड़की पुनः हंस दी थी। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। मैंने उसकी ओर गौर से देखा। उसने पूछा, क्या हम किन चीज़ों का इस्तेमाल डिनर मेज पर करते हैं?
तो क्या तुम जानती हो? वह संकोच में पड़ गई। वह बगल की अलमारी तक गई तथा एक दराज खोलने की कोशिश की। मैं देखती हूँ वह यहाँ है। मैं उछल कर खड़ी हो गई। मैं गाड़ी के समय को भूल गई थी। मुझे तो गाड़ी पकड़नी जरूरी थी। उसका हाथ दराज पर था। क्या आप मेरी माँ से मिलने के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगी? नहीं, मुझे जाना जरूरी है। मैं दरवाजे की ओर चल दी। लड़की ने दराज खोल ली थी। मैं अपना रास्ता स्वयं खोज लूँगी। जैसे मैं गलियारे में चली, मुझे चमचों तथा कांटों की खनखनाहट सुनाई दी। सड़क के कोने पर मैंने वहाँ लगी नाम पट्टिका देखी। उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। मैं 46 नंबर वाले घर में थी। पता सही था, पर अब मैं उस पते को याद नहीं रखना चाहती थी। मैं वहाँ अब वापस कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें आपके पूर्व काल के परिचित जीवन से जुड़ी हों वो बेमानी हो जाती हैं जब आप उनसे कट गए हों और पुनः उन्हें अजनबी माहौल में देखें। और मैं उन चीज़ों का करूँगी भी क्या, जबकि मेरा एक छोटा सा किराए का कमरा है जहाँ ब्लैक आउट समय के काले कागजों के टुकड़े अभी भी खिड़की पर लटके थे तथा मुट्ठी भर छुरे, कांटे आदि पतली मेज की दराज में रखे थे। मैंने उस पते को भूल जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जिन तमाम चीज़ों को भूलना मेरे लिए मजबूरी थी, उनमें इस पते को भुला देना सर्वाधिक आसान था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग दिस स्टोरी, द एड्रेस।